नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे हम जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, और सबसे पहले हम रुख हरियाणा का करेंगे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोपहर 3:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। आज दोपहर करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी हरियाणा निवास में। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। अहम अपडेट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक शेड्यूल के हवाले से। आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शेड्यूल के हवाले से। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर आज मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा निवास में आयोजित की जाएगी। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे तमाम सीनियर साथी जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं अपने सभी साथियों का। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही का रुख कर रहे हैं जितेंद्र। ये खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर करीब 3:30 बजे। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा जानकारी क्या है जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल मुमताज, आज 3:30 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी जिस प्रकार से जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से इस बार कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाया जा रहा है। और चूंकि इस पूरे महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय जो है गीता महोत्सव का नाम दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार गीता जयंती को लेकर के या फिर गीता महोत्सव को लेकर के किस प्रकार की झलक जो है वो देखने के लिए मिलेगी, किस तरीके का माहौल देखने के लिए मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी जाएगी। साथ ही यहाँ मीडिया कर्मियों के जो तमाम सवालात होंगे उनका जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा, जिनमें प्रमुख बात मुमताज ये रहने वाली है कि हाल ही में जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जो जनमत है वो मिला है, और जो सरकार बनाने का जो मौका है, अगर हम बात करें तेलंगाना को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जो बम्पर जीत देखने के लिए मिली है, उसको लेकर के तमाम जगह जो उत्साह है वो भाजपा की सरकार हो या फिर संगठन हो उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इन तमाम जो सवाल है उनके जवाब भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां केंद्र के अंदर 2 बार जो केंद्र सरकार है वो सत्ता के अंदर आ चुकी है, तो वहीं हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार से सत्ता जो है वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है। ऐसी स्थिति में जहां केंद्र में हैट्रिक लगने की बात कही जा रही है, तो वहीं हरियाणा में भी इस हैट्रिक को लगाने की बात किस तरीके से किया जाएगा, क्या कुछ मूल मंत्र होगा, क्या रोड मैप होगा, उसी तर्ज पर केंद्र की तर्ज पर हरियाणा किस तरीके से चलते हुए नजर आ रहा है, उन तमाम विषयों के जो सवाल रहेंगे उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यहाँ पर जवाब दिया जाएगा कि हरियाणा किस तरीके से हैट्रिक लगाने जा रहा है इन चुनाव परिणामों को लेकर के, चाहे भाजपा की सरकारें हो या फिर संगठन हो, उसके अंदर खासा उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इस चुनाव परिणाम को, इन राज्यों के चुनाव परिणाम को आगामी साल 2024 के
चाहे लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो, उसके मद्देनजर भी काफी अहम देखते हुए हैट्रिक लगाने की बात कही जा रही है, चाहे केंद्र हो या फिर हरियाणा प्रदेश की बात करें। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक और अहम खबर का रुख करें हम। खबरें अभी तक से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तमाम बातों पर चर्चा की। हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये भी कहा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि ये अब साफ हो गया है कि हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है। राजस्थान ही नहीं, जेजेपी का हरियाणा में भी अब कुछ नहीं बचा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ये भी कहा बीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों की जीत में राशन के लाभार्थी और महिला सशक्तिकरण बहुत काम आया। बीजेपी की जीत ने आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम का हरियाणा की राजनीति पर असर होगा। सुनते हैं पहले बीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। के भविष्य के बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आज का जो उनका काम है वो हिस्सेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में, और जितना लाभ वो व्यक्तिगत लाभ उठा सकते थे, जो राजनीति में एक परंपरागत राजनीति ये नहीं कहती कि आप अपने हितों के लिए, अपने वोटरों के हितों को बलिदान कर दो, आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरी पार्टी को गलत तरीके से कोशिश करो कि वो आपके गठबंधन का हिस्सा बना रहे। वो सारी बातें साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे राजस्थान में वो चुनाव में हिस्सेदारी चाहते थे, अलायंस चाहते थे, उसको मना कर दिया। और खुद भी उनकी जो जहां जहां वो चुनाव लड़े 19 सीटों पे एक सीट पे जीतने लायक भी जिसको वोट ना मिली हो, 19 की मिला के कुल जोड़ करके भी अगर मिला के देखें तो एक सीट भी नहीं जीत सकते वो। तो इस हालत में हरियाणा में हमारी पार्टी ने साफ सोच लिया है कि इनके साथ रहने का नुकसान होगा, फायदा तो होने का सवाल ही नहीं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ इस खबर पर चर्चाओं के लिए बने हुए हैं। अनिल, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर इस तरह का बयान दिया कि उनकी नाराजगी जेजेपी के लिए साफ नजर आती है, और इसी तरह के बयान की उम्मीद भी थी उनसे जब से राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। तो चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर बीरेंद्र सिंह को जेजेपी पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। कैसे समझेंगे अनिल इस खबर को? और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके बाद जाहिर सी बात है हरियाणा की राजनीति पर उनके असर को लेकर भी चर्चा बनती है। बीरेंद्र सिंह के बयान पर क्या कहेंगे अनिल? देखिए मुमताज, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली और तीनों राज्य काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बड़े महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बड़े राज्य हैं। इन राज्यों की जीत का हरियाणा की राजनीति पर फिलहाल खासा असर देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जो बयानबाजी आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया, जेजेपी का जो राजस्थान में प्रदर्शन रहा उस पर कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह ने चुटकी ली है। जेजेपी पर बीरेंद्र सिंह ने निशाना साधा और कहा कि 19 विधानसभा सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ी है और 19 की 19 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर जेजेपी को कुछ ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो 40-50 हजार के करीब जेजेपी को कुल वोट मिले हैं और बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके जो कुल वोट है वो एक सीट के लायक भी नहीं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा की राजनीति पर इन चुनाव को क्या असर पड़ेगा। मुमताज, इन चुनावों के असर को 2 चीजों से हमें समझना होगा। 2 तरह से हरियाणा की राजनीति पर यह असर पड़ेगा। पहला जो असर है वो गठबंधन पर पड़ेगा। क्या गठबंधन हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का रहेगा या बीजेपी जेजेपी दोनों अलग अलग हो जाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन दिनों है हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में। सबसे पहले इसी बात को लेकर सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी जेजेपी हरियाणा में अब मिलकर सरकार चलाएंगे, क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या गठबंधन ज्यादा दिन चलेगा, नहीं चलेगा? सबसे पहला सवाल खड़ा होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे? क्योंकि देखिए मुमताज, हरियाणा विधानसभा चुनाव को मोटा मोटा 11 महीने बचे हुए हैं और लोकसभा चुनाव को 3-4 महीने मोटा मोटा तौर पर बचे हुए। क्या जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव है कई महीने पहले लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे? इसके पीछे एक बयान सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक दिन पहले जब मुख्यमंत्री हिसार में गए थे, वहां पर जब पत्रकारों ने पूछा था कि क्या लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे, तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री बार बार अब यही कह रहे कि हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी
लगाएगी, लोकसभा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव कभी भी हो हरियाणा तैयार है, केंद्र जब चाहे उस हिसाब से हो जाए। तो इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी ये बात कही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव केंद्र के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके साथ होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। हालांकि ये इतना आसान फैसला नहीं है, ये फैसला बीजेपी आलाकमान को लेना है। बीजेपी आलाकमान जो हरियाणा बीजेपी संगठन है, मुख्यमंत्री इनसे जो तमाम डिस्कस करेगा, तमाम तरह की बातचीत करेगा और जो बीजेपी है तमाम तरह के सर्वे करती है, बीजेपी तमाम तरह के सर्वे, तमाम तरह के फीडबैक लेकर उस आधार पर फैसला करेगी। हालांकि मोटा तौर पर जो तमाम नेता थे अभी तक तो यही कहते थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे, लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि लोकसभा इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को मैंडेट मिला है, इस मैंडेट का लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में फायदा होगा तो उस मैंडेट का जो फायदा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में लिया जा सकता है। तो तमाम तरह के समीकरणों पर अब आने वाले दिनों में बैठकें हो सकती है, चर्चा हो सकती है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव समय से पहले करवाए जाने चाहिए या समय पर करवाए जाने चाहिए। वहीं एक ये भी अब आने वाले दिनों में चर्चा शुरू हो जाएगी बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है कि हरियाणा में बीजेपी को अकेले रहना चाहिए, गठबंधन में रहना चाहिए। जाहिर है आपने ठीक कहा अनिल, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने हरियाणा की सियासी चर्चाओं को बेहद दिलचस्प बना दिया है। फैसले भी अब इसी बुनियाद पर लिए जाएंगे अलग अलग पार्टियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस बातचीत के लिए, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अगली खबर भी हरियाणा से मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में डॉक्टर्स की मांग पूरी न होने पर हड़ताल की जाएगी। 9 दिसंबर को 2 घंटे हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स। 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर हड़ताल करेंगे। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने खत लिखा इस हवाले से। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस को खत लिखा गया है। राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की मांग की जा रही है। एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती न करने की भी मांग की जा रही है। डॉक्टर्स को 3 की बजाय 4 एसीपी दी जाएं, ये भी मांग की जा रही है। और पीजी करने वाले डॉक्टर से 1-1 करोड़ रुपए बॉन्ड भरवाने की शर्त हटाई जाए। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर बने हुए। जितेंद्र, हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन को इस हवाले से डॉक्टर्स ने खत भी लिख दिया है। 9 दिसंबर को 2 घंटे की हड़ताल की जाएगी डॉक्टर्स की तरफ से। इनकी मांग है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। कई और मांगे हैं जो हमने अपने दर्शकों को बताई है। तफसील से इन मांगों के बारे में, डॉक्टर्स की इस हड़ताल के बारे में, किस समस्या से वाकई जूझ रहे हैं डॉक्टर्स के बारे में आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जितेंद्र? देखिए बिल्कुल मुमताज, 9 दिसंबर को करीब 2 घंटे के लिए जो हड़ताल है उसका आह्वान किया गया है। साथ ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एसीएस है उनको एक पत्र भी लिखा गया है एसोसिएशन की तरफ से। खासतौर से हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने ये पत्र लिखा है जिसके अंदर 4 प्रमुख मांगे हैं जिनका जिक्र किया गया है। ये बताया गया है कि इन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी इससे पहले इनमें से कुछ मांगों पर आश्वासन दिया गया था कि इन्हें पूरा किया जाएगा, चाहे वो एसीपी की बात हो या फिर एसएमओ के पद पर डायरेक्ट भर्ती की अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ बॉन्ड भरवाने की जो बात कही जा रही है उसकी बात करें, और जो सिविल सर्जन है उनकी पूरी जो भर्ती है या फिर उनकी जो कमी है उसको पूरा करने की बात करें। इन तमाम विषयों को लेकर के पत्र लिखा गया है और ये मांग की गई है कि जल्द इस पर सरकार कोई रुख अख्तियार करे। ऐसा ना होने की एवज 9 दिसंबर को हड़ताल 2 घंटे के लिए देखने के लिए मिलेगी, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है खासी परेशानियां जो हैं वो देखने के लिए प्रदेश भर के अंदर मिल सकती है अगर इस प्रकार का आह्वान किया जाता है और इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाता, यानी सरकार की तरफ से इसमें दखल करते हुए कोई कोशिश नहीं की जाती है। तो क्योंकि अपने आप में हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि पूरे 2 महीने हो चुके हैं जब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो फाइलें हैं वो नहीं निकाली जा रही हों, क्योंकि 5 अक्टूबर से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था जब फाइलें न निकालने का फैसला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से लिया गया था सीएमओ के एक अधिकारी की दखल की वजह से, और अभी तक वो मामला सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ 15 तारीख से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक और स्वास्थ्य विभाग में पहले ही फाइलें ना निकलने की वजह से जो अंबार है वो फाइलों का लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल का ये आह्वान अपने आप में काफी चेतावनी भरा है सरकार के लिए भी और स्वास्थ्य महकमे के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो
सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज के लिए पहुंचते हैं। जी। तो ये कहा जा सकता है कि इस पर जल्द सरकार को रुख अख्तियार करना होगा और एसोसिएशन की तरफ से ये साफ बता दिया गया है कि इन चारों मांगों को लेकर के जल्द से जल्द सरकार कोई जो फैसला है वो करे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये मांगे सरकार के समक्ष रखी जा चुकी है और अगर यदि ऐसा नहीं होता तो 9 दिसंबर को करीब 2 घंटे तक जो अस्पताल है वो पूरे तरीके से प्रभावित होते हुए इस हड़ताल की वजह से नजर आ सकता है। देखते हैं जितेंद्र, इस हड़ताल का डॉक्टर्स को उनकी मांगे पूरी होने में कोई फायदा मिलता है या नहीं। बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए जितेंद्र। और यहाँ हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। अब आखिरी चरण में समिट की तैयारियां चल रही हैं। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा भी है और समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होंगे। तो आखिरी चरण में है समिट की तैयारियां और इस खबर पर बात करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की निगाहें, दरअसल पूरे देश की निगाहें इस पर, पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है ये समिट और पिछले कई महीनों से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पर कवायदें की जा रही हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें जाती दिलचस्पी दिखाई है इस समिट को कामयाब बनाने के लिए। अब आखिरकार वो वक्त आ ही गया है, तैयारियां आखिरी मरहले में है। तैयारियों के हवाले से भी बताइए हमारे दर्शकों को राव शफात, और प्रधानमंत्री के दौरे के हवाले से भी तमाम तफसील दीजिए। देखिए, लगभग जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और जो आखिरी चरण है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर चुके हैं कि जब इन्वेस्टर समिट होगा तो उसकी उद्घाटन के लिए वो उत्तराखंड में पधारे। तो मुख्यमंत्री शनिवार को भी मुलाकात करके आए थे, उससे पहले भी 3 बार की मुलाकात हो चुकी है और उम्मीद है कि 8 से 9 दिसंबर यानी 2 दिवसीय जो इन्वेस्टर समिट होनी है ग्लोबल, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई देती है, क्योंकि FRI में ये कार्यक्रम होना है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था नजर आती है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ती हुई नजर आती है। यानी कि प्रधानमंत्री के आने का जो कार्यक्रम है संभावित, वो 8 से 9 दोनों दिन में से किसी भी दिन प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ सकते हैं। और ये इन्वेस्टर समिट एक ऐतिहासिक तौर पर इसको देखा जा सकता है। राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा था मुमताज के 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसमें कराया जाएगा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए राज्य सरकार ने जिस तरीके से काम किया। 2.5 लाख करोड़ रुपए के जो MOU है वो इन्वेस्टर समिट से पहले साइन हो चुके हैं, दस्तखत हो चुके हैं। यानी कि जो अचीव करना था उससे भी ऊपर का आंकड़ा जा पहुंचा है। तो धामी सरकार उत्साहित है और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, वो भी उत्साहित हैं उत्तराखंड में। और यही वजह है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अभी तक MOU साइन हो चुके हैं, जबकि इन्वेस्टर समिट में अभी 3 से 4 दिन का वक्त है और 2 दिवसीय जो है कार्यक्रम चलेगा, ये सम्मेलन चलेगा। उम्मीद है कि 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये निवेश उत्तराखंड में आ सकता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि जायजा लेने के लिए पहुंचे थे जहां ये सम्मेलन होना है, कार्यक्रम होना है और जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। ये शहर मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी का काम पहले से यहाँ चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन्वेस्टर समिट से पहले एक तो प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, सड़कें दुरुस्त कर दी गई। दूसरा, खासकर अगर अस्थायी राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ की जो सड़कें हैं, दीवारें हैं, तमाम व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है। तो उम्मीद है कि 8 से 9 यानी 2 दिवसीय जो इन्वेस्टर समिट होगा बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐतिहासिक ये समिट रहने वाला है, ऐसी उम्मीद करते हैं। और देखते हैं राव शफात कि ये तमाम कोशिशें, ये कवायदें, ये तैयारियां किस कदर रंग लेकर आती हैं, ये मेहनत कितनी कामयाब होती है इस समिट के जब नतीजे सामने आएंगे। तो बेहद शुक्रिया राव शफात आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और आगे हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। सीएम ने मौजूद सभी अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। सरकार के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। राजस्व लोक अदालतों में 45,000 से ज्यादा इंतकाल मामलों को निपटाया गया है। बालिकाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का भी डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए इस अहम खबर पर। प्रदीप, काफी अहम बैठक थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रशासनिक सचिवों के साथ।
कई जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं। 1 साल का कार्यकाल सरकार अपना जल्द पूरा करने जा रही है, उसके लिए खास आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री की तरफ से विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ कई और निर्देश दिए गए। इस बैठक के बारे में तफसील से बताएं। बिल्कुल, देखिए, हर सप्ताह सोमवार को मुख्यमंत्री बैठक करते हैं और जो प्रशासनिक सचिव हैं, उसमें मुख्य सचिव, बाकी जो अधिकारी होते हैं, उनको इस बैठक में जो है उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं या योजनाएं हैं, उसकी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेते हैं। तो कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और काफी लंबी ये बैठक चली और उसमें हर सचिव और हर डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की गई कि किस तरह योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री ने जो पहले भी एक घोषणा की थी और उसको लेकर भी कल चर्चा हुई है, जिसमें जो लड़कियां हैं उनकी विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 कैसे सकता है और उसको कानूनी रूप से कैसे इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, इसको लेकर डिस्कशन हुई है। और उसमें फिर स्वास्थ्य सचिव जो एन सुधा देवी है, उनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी देखेगी कि किस तरह से 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष आयु की सीमा को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं। या केंद्र सरकार को यहाँ से रिकमेंडेशन भेजना होगा या फिर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इसमें क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि तमाम इसमें चीजें हैं। तो उसको लेकर ये कमेटी देखेगी, ये पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी, सभी विभागों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक करके और विधि विभाग की भी इसमें राय ली जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर क्या हो सकता है, इसको लेकर समिति अपनी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी। कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला आने वाले समय में हो सकता है अगर कानूनी रूप से राज्य इसमें करने में सक्षम होगा। दूसरी, जो हिमाचल प्रदेश में पहले भी राजस्व लोक अदालत इंतकाल के मामले बहुत ज्यादा पेंडिंग चल रहे थे, तो इस बार फिर से 1 और 2 दिसंबर को इंतकाल अदालतें लगाई गई और उसमें भी 17,000 से ज्यादा के केस निपटाए गए हैं और कुल मिलाकर 45,000 जो पेंडिंग केस थे उनका निपटारा हुआ है। ये हिमाचल में राजनीति का विषय भी पहले रहा है और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर भी आरोप लगाए थे कि आप जनमंच करते थे लेकिन उसमें इस तरह के मामलों का कोई निपटारा नहीं किया जाता था और ये कई सालों से इंतकाल के केस लंबित पड़े हुए थे। लेकिन अब राज्य सरकार प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया। प्रदीप, इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए, तमाम तफसील हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अगली अहम खबर का रुख हम पंजाब से करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेंगे। तमाम आला पुलिस अधिकारियों की सीएम भगवंत मान ने मीटिंग बुलाई। सारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसएसपी बैठक में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मामलों पर चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री के दफ्तर में ये मीटिंग होगी। पंजाब से अहम खबर दे रहे हैं आप। हरसिमरत पॉल मेरे साथी इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ बनी हुई है हमारे साथ। हरसिमरत, काफी अहम बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर है कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी, कई और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपके जरिए बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को हम क्यों ये बैठक इतनी अहम है, किन किन बातों पर चर्चा होगी इसमें? जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के हर मुद्दे को लेकर सजग रहते हैं। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पंजाब में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखने को मिल रही थी, जहां पर भी मुख्यमंत्री जाते थे या कोई आला अधिकारी जाता था तो उनसे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात जरूर की जाती थी। हाल ही में ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में भी उठाया गया था, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें गैंगस्टर सक्रिय थे, धमकी मिलने की खबरें आ रही थी, ट्रेडर्स के साथ, व्यापारियों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी। तो पिछले कुछ दिनों में अहम बदलाव सामने आए। मुख्य जो सीपी थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और एसएसपी थे, उनके बड़े लेवल पर तबादले किए गए। आपको बताएं कि उन तबादलों के बाद ये एक अहम मीटिंग मानी जा रही है और पहली मीटिंग है उन तबादलों के बाद जिसमें नए सीपी जो है अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। आपको ये भी बताएं, पिछले दिनों लुधियाना में खबर आई थी जब एक बड़े व्यापारी के ऊपर गैंगस्टरों ने गोली चला दी थी और उसके अलावा एक ऑडी कार लेकर अमृतसर से एक घटना थी कि भाग गए थे लुटेरे और इसमें पुलिस ने सफलता हासिल की, दोनों को पकड़ा गया है। और एक जगह तो लुधियाना की अगर मैं बात करूं जहां व्यापारी के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, वहां पर तो गैंगस्टर्स को जो है वो मार भी गिराया है कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में ये मामला अहम हो जाता है जब मुख्यमंत्री खुद बैठक ले रहे हैं, उसमें अलग अलग जहां पर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चल रही है उसके ऊपर बातचीत करेंगे और ड्रग्स के ऊपर भी इसमें बातचीत हो सकती है। जी मुमताज, बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम साथी सब खबरों की तह तक पहुंचे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।